जय हिंद, जय भारत। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं हम साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th में बायोलॉजी में, जो है आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं। तो लीजिए, देखिए, इसको कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, आनुवांशिकता को कहते हैं हेरिडिटी। तो आनुवांशिकता किसे कहते हैं? सर्वप्रथम आप जानिए कि माता पिता से उनकी संतानों में जो भी लक्षण स्थानांतरित होते हैं वे सभी लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और ये आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से समानताएं और असमानताएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार इस अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो माता पिता से उनकी संतानों में जो लक्षण जाते हैं तो उससे समान गुण निकल कर आते हैं और कई असमान गुण निकल कर आते हैं। तो इस प्रभाव को, आनुवांशिक लक्षणों के इस प्रभाव को ही आनुवांशिकता कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरित होते रहते हैं और इनका यह गुण ही आनुवांशिकता कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको आनुवांशिकता के बारे में बताया। और सर्वप्रथम आनुवांशिकता जो शब्द था, आनुवांशिकी शब्द था जो था वो W. बेटसन के द्वारा दिया गया था। आनुवांशिक शब्द जो दिया गया था W. बेटसन के द्वारा जो है आनुवांशिक शब्द दिया गया था। आनुवांशिक शब्द जो दिया गया था वो W. बेटसन के द्वारा दिया गया था। और इसके तत्पश्चात 1822 ईस्वी में जो है ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में जन्मे एक वैज्ञानिक ग्रेगर जोहर मेंडल, ठीक है, जिनको आप जानते होंगे, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, सर्वप्रथम ये 1847 ईस्वी में ये एक गिरजाघर में पादरी नियुक्त हुए, जो है गिरजाघर में पादरी नियुक्त हुए। ठीक है, उसके पश्चात 1857 ईस्वी में उन्होंने उद्यान मटर के बीजों पर अध्ययन करना स्टार्ट किया। ठीक है, लगभग उन्होंने 7 से 8 वर्षों तक ठीक है, उन्होंने 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रकार उनका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में और एक माली परिवार में हुआ था और जिनका नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। और 1847 ईस्वी में वो एक गिरजाघर में पादरी नियुक्त हुए थे। 1857 ईस्वी में उन्होंने उद्यान मटर पर सर्वप्रथम लगभग 7 से 8 वर्षों तक उन्होंने उसके सभी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, और इस आधार पर इस जो भी उन्होंने प्रयोग किया था उस आधार पर उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में, ये ब्रून की एक सोसाइटी थी, ब्रून शहर की यह एक सोसाइटी थी। और इस सोसाइटी में, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में, उन्होंने अपने इन प्रयोगों को रखा। अपने इन प्रयोग के में जो भी लक्षण प्राप्त हुए थे वो उन सभी के बारे में इन्होंने इस सभा में अपने तथ्यों को रखा। लेकिन बाद में चलकर उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा गया। आनुवांशिकी, या हम कह सकते हैं आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा गया। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा गया। तो इस प्रकार से मेंडल को
आनुवांशिकी या आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा गया, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसमें जो है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा में, विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा में आनुवांशिकी, जिस शाखा में आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिस शाखे में आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं, उसे आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको आनुवांशिकता के बारे में बताया कि आनुवांशिकता क्या है। माता पिता से जो उनके पीढ़ी में या उनकी संतानों में जो लक्षण जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और उन आनुवांशिक लक्षणों से उनमें जो समानताएं या असमानताएं निकल कर आती हैं उसे आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिक शब्द जो दिया था W. बेटसन ने दिया था। 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था, वो भी एक माली परिवार में। और 1843 ईस्वी में एक गिरजाघर में यह पादरी नियुक्त हुए थे, और 1857 में उद्यान मटर पर सर्वप्रथम इन्होंने अपना प्रयोग करना स्टार्ट किया था और सभी लक्षणों को एकत्रित करना स्टार्ट किया इन्होंने। और ब्रून शहर में उन सभी लक्षणों को उन्होंने, एक सोसाइटी थी नेचुरल हिस्ट्री और सोसाइटी, ठीक है, इस सोसाइटी में उन्होंने अपने सभी प्रयोगों को, तथ्यों को रखा, और उसके पश्चात उनको उसका श्रेय नहीं मिला, और बाद में जो है इनको आनुवांशिकी या आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा गया। ठीक है, जनक कहा गया। और विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा में आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। तो ये हमने आपको एक सामान्य परिचय बताया आनुवांशिकता के बारे में। अब आपको हम बताएंगे कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, उद्यान मटर के पौधे पर ही अपना प्रयोग किया था। तो उद्यान मटर पर ही जो है, उद्यान मटर पर प्रयोग करने के उनकी सफलता के क्या कारण थे। ठीक है, इसके बारे में उनके सफलता के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेंडल के प्रयोग की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो सफलता के कारण ये थे कि उन्होंने उद्यान मटर को ही लिया, क्यों लिया, और उनकी इस प्रयोग की सफलता के क्या कारण थे। तो वो सारे मुख्य बिंदु हम बताएंगे आपको। चलिए मेंडल की सफलता के कारण मेंडल की सफलता के कारण, तो देखिए मेंडल की सफलता के मुख्य कारण थे, तो हम लिखेंगे मेंडल की सफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट कारण क्या था? प्रयोगों से प्राप्त तथ्यों तथा तर्कों की स्पष्ट योजना बनाना। तो उनके प्रयोगों में जो भी तर्क थे, जो भी तथ्य थे, उनकी वो स्पष्ट योजना तैयार कर रहे थे। ठीक है, योजना के अंतर्गत कर रहे थे बनाना। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, अपने प्रयोगों में उन्होंने उद्यान मटर के पौधे का प्रयोग किया क्योंकि इसके निम्न कारण थे। देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो है मटर के पौधे पर ही क्यों किए, उसके कारण बताइए। तो आपको यहां से उसके कारण आपको बताना होगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तब भी आप कर सकते हैं, और अगर आपसे पूछता है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किए, तो उसके क्या कारण थे, ये हम बताने जा रहे हैं। आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला, मटर के पौधे पर उनका प्रयोग करने का पहला रीजन ये था कि उन्होंने बताया था मटर का पौधा बहुत कम समय में उगने वाला पौधा है। पहला ये रीजन था। ठीक है, दूसरा रीजन उन्होंने बताया स्वपरागण के कारण इसमें अनेक बीज बनाने की समान क्षमता होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में सामान्य प्रजनन क्षमता होती है। यह इस पौधे का प्रमुख गुण है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसमें विभिन्न विपरीत लक्षणों वाली प्रजातियां आसानी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, मेंडल ने जिन 7 जोड़ों वाले लक्षणों का अध्ययन किया वे सभी समलक्षणी थे और अलग अलग गुणसूत्र होने के कारण
उनके प्रयोगों में गणना करना आसान था। तो ये इस प्रकार से ये आपके मटर के पौधे पर उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग के ये 5 मुख्य बिंदु थे और ये सारे कारण थे जिससे उन्होंने अपने प्रयोग को मटर के पौधे पर ही करना उचित समझा। इसके पश्चात नेक्स्ट हम पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उन्होंने अपने प्रयोगों में जीव सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया एवं संतति को अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा। तो ये एक उनकी सफलता का एक मेन कारण था। उन्होंने अपने प्रयोगों में जीव सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया और इसको अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप कह सकेंगे, उन्होंने अपने प्रयोगों में सरलता लाने के लिए एक ही प्रयोग में एक ही गुण का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से ये एक उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने अपने प्रयोगों में यहां हम लिखेंगे अपने प्रयोगों में, सीधा हम लिख देते हैं प्रयोगों में। उन्होंने प्रयोगों में सफलता लाने के लिए एक ही प्रयोग में एक ही गुण का अध्ययन किया। ठीक है, तो पॉइंट, प्रारंभिक क्रॉस की योजना बनाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में प्रारंभिक क्रॉस की योजना भी बनाई। तो ये सारे कारण थे जिन कारणों के आधार पर मेंडल की सफलता जो है वो निर्भर करती थी। तो हमने सारे बिंदु बताए और मटर के पौधे पर ही उन्होंने अपने सारे प्रयोग किए। उसके ये निम्न रीजन थे। ठीक है, तो ये सारे आपको हमने कारण बता चुके हैं। आप इसे बहुत बेहतरीन ढंग से आप नोट कर लीजिए और इसको एक बार 2 बार आप इसे याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट आपको हम आगे बताते हैं कि इस आनुवांशिकता के आधार पर को बताने के लिए मेंडल ने कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया। वे कौन कौन सी शब्दावलियां हैं उनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। उसके आधार पर ही हम आपको मेंडल के नियम समझाएंगे। चलिए उन शब्दावलियों को बताएंगे। संकर या इसे कहते हैं हाइब्रिड। देखिए संकर किसे कहते हैं, जब 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के
मध्य निषेचन कराया जाता है, तो उससे प्राप्त संतानें संकर कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले, ठीक है, जीवों के मध्य, नर व मादा के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उनसे प्राप्त जो संतानें होती हैं वो संकर कहलाती हैं, और यह क्रिया संकरण कहलाती है। क्या क्रिया संकरण कहलाती है। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, ये फर्स्ट हेडिंग है, हमने बताया संकर। सेकंड हेडिंग हम लिखेंगे एलिल या एलिलोमार्फ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एलिल और एलिलोमार्फ। ठीक है, तो एलिल या एलिलोमार्फ किसे कहते हैं? एक ही गुण के विपर्यायी रूपों वाले कारकों को एलिल या एलिलोमार्फ कहते हैं। एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे लंबाई वाले पौधे के लिए लंबाई, जैसे हम कह सकते हैं पौधों की लंबाई में आपके लंबा व बौना पौधा, ठीक है, लंबाई के संदर्भ में आपका लंबा व बौना पौधा ये एलिल होगा। ठीक है, और बीज के रूप में आप बीज के रूप में कह सकते हो लाल। बीज के रूप में आप कह सकते हो गोल व झुर्रीदार बीज, गोल व झुर्रीदार पौधे। ठीक है, तो अगर हम बीज के गुण लें तो गोल व झुर्रीदार बीज जो होगा वो आपका एलिल कहलाएगा। ठीक है, और इसके पश्चात हम ले सकते हैं, नेक्स्ट हम ले सकते हैं लंबाई के पौधे की लंबाई के रूप में लंबा व बौना पौधा, ये एलिल होगा। बीज के रूप में गोल व झुर्रीदार पौधे, इन्हें आप एलिल कहेंगे। उसके पश्चात रंग के रूप में हम ले सकते हैं, ठीक है, हरे व पीले रंग के फूल वाले। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपके एलिल कहलाएंगे या एलिलोमार्फ कहलाएंगे। तो हमने एलिल के बारे में बताया। तो एलिल किसे कहते हैं? जब एक ही गुण वाले
विपर्यायी मतलब विभिन्न रूपों में पाए जाने वाले कारक होंगे वो एलील कहलाते हैं। जैसे इनके गुण जो हैं आपके एक ही गुण के होंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, लंबा होगा, बौना होगा। बीज के रूप में बीज एक ही गुण के होंगे लेकिन इनमें थोड़ा सा जो है बीज में डिफरेंस होगा, एक गोल होगा एक झुर्रीदार होगा। और रंग के रूप में डिफरेंस होगा, हरे और पीले रंग के फूल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये एलील या एलिलोमार्फ कहलाता है। ये मेंडल ने बताया था। ठीक है, तो ये एलील या एलिलोमार्फ कहलाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, तो देखिए संकरण हमने बताया आपको, संकरण किसे कहते हैं, जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य जब निषेचन कराया जाता है तो उसकी वह क्रिया संकरण कहलाती है। और एक संकर संकरण क्या है, जब एक जोड़े विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो उस प्रकार के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक संकर संकरण किसे कहते हैं, जब एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़े विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए नर व मादा जो है के मध्य निषेचन कराया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं द्विसंकर संकरण आपको बताते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ हेडिंग, द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण क्या है, जब केवल एक जोड़े विपरीत जब केवल दो जोड़ी, ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, द्विसंकर संकरण। जब केवल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे
संकरण कहते हैं ठीक है। तो इस प्रकार इसमें हम कह सकते हैं एक संकर संकरण में एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं लाल तथा ठीक है पीले पुष्प में ठीक है। तो ये एक गुण वाले जो हैं ठीक है नर व मादा के मध्य हम जब विपरीत लक्षणों वालों के मध्य संकरण कराएंगे तो जो हमें जो संकर प्राप्त होगा वह प्रोसेस कहलाएगा एक संकर संकरण ठीक है। और जो द्वि संकर संकरण क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो गुणों वाले ठीक है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वालों के अध्ययन के लिए जो है विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य संकरण कराते हैं। जैसे आपका एक होगा हरे झुर्रीदार पौधे, हरे झुर्रीदार ठीक है, और तथा हरे झुर्रीदार तथा गोल लाल के मध्य संकरण कराया जाएगा, के मध्य संकरण कराया जाता है ठीक है। तो ये द्वि संकर संकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं हरे झुर्रीदार तथा गोल लाल के मध्य क्या करेंगे जब संकरण कराया जाएगा ठीक है। हरे झुर्रीदार इसे हम लाल गोल कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं लाल गोल के मध्य जब लाल गोल गुण वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराया जाएगा तो हम इसे द्वि संकर संकरण कहेंगे ठीक है। नेक्स्ट फिक्स पॉइंट हम कह सकते हैं सम युग्मनज। देखिए सम युग्मनज किसे कहते हैं, जब युग्मनज में एक ही लक्षण के जोड़े उपस्थित होते हैं तो उसे समयुग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तथा यह अवस्था समयुग्मनजी कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है जब युग्मनज में कोई भी जाइगोट होता है उसमें एक ही लक्षण के जोड़े उपस्थित होंगे और उसे समयुग्मनज कहेंगे, और तथा यह अवस्था समयुग्मजी कहलाती है ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट हम कहेंगे विषम युग्मनजी किसे कहते हैं, जब युग्मनज में विपरीत लक्षणों के जोड़े उपस्थित हों, ये मिटा रहे हैं हम, जोड़े उपस्थित हों तो उसे विषम युग्मनजी कहते हैं। जैसे तथा यह अवस्था विषम युग्मनजी कहलाती है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपको जो है मेंडल की जो शब्दावलियाँ थी ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट शब्दावलियाँ थी वो सारे हमने बताए आपको ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आनुवांशिकता के बारे में बताया, आपको मेंडल की सफलता के कारण बताया, मेंडल के सामान्य परिचय ठीक है, वो किस शहर से रिलेटेड थे, क्या जो भी उनके क्रियाकलाप थे सारे हमने आपको बताया ठीक है। उसके पश्चात मेंडल की जो शब्दावलियाँ थी उन जो इम्पोर्टेंट थी उसको हमने बताया ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा।